Hello everyone. So let us start discussion of NEET 2021 physics portion. मेरे पास जो पेपर है उसमें अलग अलग पेपर्स में कोडिंग अलग अलग होगी. तो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं मैं उसी क्वेश्चंस के सीक्वेंस में डिस्कस करूंगा. ठीक है ना. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n. द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज. तो हमको मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल अगर एक ऑसिलेशन कर रहा है तो उतनी देर में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दो ऑसिलेशन हो जाते हैं. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे, भाई पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी. तो एक ऑसिलेशन में दो बार एक्सट्रीम पोजीशन आएगी. तो ऐसे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का ऑसिलेशन डबल होगा. यानी इसका आंसर 2n बनेगा. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2n. सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स which are having a permanent electric dipole moment, have zero dipole moment, acquire a dipole moment only in presence of electric field due to displacement of charger, acquire a dipole moment only when magnetic field is absent. तो देखो पोलर मॉलिक्यूल्स हम बोलते ही उनको हैं. जैसे H2O है तो H2O में ऑलरेडी H और O पे स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस हैं. यानी मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंटली डाइपोल मूवमेंट है, तभी उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं. तो इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन 1 सही हो जाएगा. ठीक है ना. पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब इस तरह से हैं, एक पे स्लाइटली पॉजिटिव है, एक पे स्लाइटली नेगेटिव है, पहले से ही है. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये अलाइन हो जाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से. इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल है, तो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा. ठीक है ना. अगर परमानेंटली बात करें तो उस मॉलिक्यूल के पास इंडिविजुअली डाइपोल मूवमेंट है पहले से ही. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर इसका 1 सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन. तो हम लोग साथ ही साथ आंसर भी मार्क करते चलते हैं. फर्स्ट का आंसर 3 है, सेकंड का आंसर 2 है. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कॉलम 1 गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर एंड कॉलम 2 गिव्स सम मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज. तो बेसिकली हमें ये टर्म्स हैं और इनका हमें फॉर्मूला पूछा हुआ है सीधे सीधे. तो ऐसे देखा जाए तो कुछ चीजें तुमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई जैसे करंट की बात है तो करंट के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं I इक्वल टू ए वी डी एन ई. तो अगर करंट डेंसिटी बोलेंगे तो करंट डेंसिटी हो जाएगा एन ई वी डी. ठीक है ना. यानी डी का ऑप्शन क्यू होना चाहिए. अब ऐसे देखो तो डी का ऑप्शन क्यू इसमें भी है, डी का ऑप्शन क्यू इसमें भी है. तो हम इसमें सी ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि रिलैक्सेशन पीरियड किस पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना. तो रिलैक्सेशन पीरियड का मतलब हो जाएगा टाइम जिसमें सक्सेसिव कोलिजन्स होंगे. ठीक है ना. तो इसमें अगर हम लोग रिलैक्सेशन पीरियड देखें तो देखो इसको हम लोग अलग से कर लेते हैं सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक एक करके मैं बता देता हूँ सारे ही ऑप्शन. इनफैक्ट जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई अपॉन एम इंटू टाउ, जहां टाउ हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है ना. तो इसमें ए ऑप्शन का जो है वो आर करेक्ट हो जाएगा. फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी तो यूजिंग जे इक्वल टू सिग्मा ई. सिग्मा कंडक्टिविटी है या फिर ई को लिखेंगे हम लोग रो इंटू जे. तो यहाँ से रो की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगी ई अपॉन जे. तो रो की वैल्यू ई अपॉन जे. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी का एस ऑप्शन. ठीक है. इसके बाद रिलैक्सेशन पीरियड यानी टाउ, जैसे मैंने कहा ना ये टाउ की वैल्यू. तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी होता है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एन, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. ठीक है ना. तो यहां से अगर हम टाउ की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगी एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू रो. एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू रो. यानी सी का ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा और डी का हम लोगों ने क्यू बोला ही था तो यानी कि इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा. तो थर्ड का आंसर हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. और आगे बढ़ते जाते हैं. नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये भी हम लोगों को डायरेक्टली मालूम है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर हम दोनों को वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल के लिए हम लोग लिख सकते हैं k q1 बाई r1 इज इक्वल टू k q2 बाई r2। यानी एक तरह से जो चार्ज है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, और चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ से आएगा सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर हमें यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 पूछा हुआ है तो ये वैल्यू r2 बाई r1 के इक्वल होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो फोर्थ का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्चुअली उसी पेपर का पीडीएफ है और उसी में सॉल्व करना शुरू कर दिया है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a parallel plate capacitor has a uniform electric field in the space between the plates. If the distance between plates is d and the area of each plate is a, energy stored in the capacitor. तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में अगर हम एनर्जी डेंसिटी लिखें, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इनटू कैपेसिटर का जो बीच का वॉल्यूम है प्लेट्स के बीच का। तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और प्लेट्स का एरिया इंटू डिस्टेंस करेंगे तो ए इंटू डी और आ जाएगा। तो इसका हिसाब से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। ठीक है, ये नीचे वायर दिया हुआ है, इसमें 5 एम्पियर करंट है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द कंडक्टर। The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter, and at the instant calculate the magnitude of force exerted. तो देखो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड आएगी, और वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखें तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट। अब देखो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है ना, डी इसमें 20 सेंटीमीटर है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आउटसाइड आएगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से सीधे सीधे फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 हो जाएगा 1। खाली मैग्नीट्यूड निकालना है क्वेश्चन में, तो खाली मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। क्यू की वैल्यू रखेंगे तो 1.6 10 पावर माइनस 19, वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो 10 टू द पावर 5, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, करंट की वैल्यू लिखेंगे 5 एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो इसको 0.2 लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम ये 0.2 को 2 से कैंसिल करें तो यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, इसके बाद ये 1.6 और 5 मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आ जाएगा 8 और इंटू 10 टू द पावर। अब ये देखो ध्यान से, ये 19 है और 7 है, तो 19 और 7 हो गया 26, और उसमें से हमें 6 हटा देना है। तो 26 में से 6 हटा देंगे तो -20 बचेगा, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -20 इसका आंसर होना चाहिए। तो 6 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E upon G has a dimension of। तो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो एनर्जी का डायमेंशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, अब अगर देखो याद है तो बहुत अच्छा है। एनर्जी का डायमेंशन है ml2 t-2, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का अगर हम लोग लिखें तो ये होता है m-1 एंड l3। ठीक है ना, नहीं तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से तुरंत की तुरंत निकाल लो। ठीक है ना, m-1 l3, अब देखो मुझे भी नहीं याद है, g इज इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है ना, तो f में आता है m और ये m1 m2 हो जाएगा m-1,
और f में एक l तो ये l क्यूब, और एक f में आता है t माइनस 2। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ देखो m टू द पावर 2 आ रहा है, l पावर माइनस 1 आ रहा है, और t 0 आ रहा है। m2 l माइनस 1 एंड t 0, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आएगा। 7th का आंसर 2 हो गया। और आगे बढ़ते हैं। 8 में कह रहा है द लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिंस। अब देखो कह रहा है अ लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेजेस, अ लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटोर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर, a large aperture provides a better resolution and all of the above। एक्चुअली सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो दोनों चीजें, रेजोल्यूशन भी बेटर होता है, ज्यादा लाइट गैदर करेगा तो उससे फाइनल इमेज भी अच्छी बनेगी, और फाइनल इमेज अच्छी बनेगी तो उसकी विजिबिलिटी भी अच्छी होगी। तो ये तो क्वेश्चन किसी का गलत भी नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4 होना चाहिए। और आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 विद द चॉइसेस आरएमएस वेलोसिटी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आरएमएस वेलोसिटी हमको मालूम है √3 RT/m, ए का ऑप्शन क्यू, तो ए का क्यू इन दोनों में है, ठीक है। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के लिए, अब इसमें हमको ये तो उसने बोला नहीं है कि कौन सी गैस है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है प्रेशर एक्सर्टेड के लिए, सीधे सीधे बी का ऑप्शन पी बनना चाहिए। और चेक कर लेते हैं, सी चेक कर लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी बस हम सबको पढ़ाते हैं कि सी का एस ऑप्शन होना चाहिए। वेरी गुड। एंड टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है ये आर बन जाएगा, तो डी का ऑप्शन आर होगा, तो ये बी का ऑप्शन आर बनेगा, सॉरी डी का ऑप्शन आर होना चाहिए, तो इसका 4th वाला सही बनेगा, बी का ऑप्शन पी बताया था, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 4th क्वेश्चन, 9th का आंसर हो गया 4th। और आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में consider the following statements A and B and identify the correct answers। A Zener diode is connected in reverse bias when used as a voltage regulator। सही है, Zener diode तो हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही यूज होता है, ठीक है। एंड बी में कह रहा है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन, अब इसने ये नहीं बताया है कि कौन सा डायोड इसने यूज किया है, क्योंकि ये वैल्यू जो है, इसकी बात की जाए तो ये वैल्यू सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग होती है। और मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन जो है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया है। जैसे सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू 0.7 के आसपास होती है, 0.7 से ज्यादा लगाते हैं तब वो बैरियर जो है वो पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में आता है, और जर्मेनियम से बने हुए डायोड के लिए ये वैल्यू 0.3 होती है। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए इसका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में a dipole is placed in an electric field as shown। अब इसमें तुम ध्यान से देखो तो डाइपोल में पी वेक्टर इधर है, मतलब इसका पी वेक्टर इधर है और ई वेक्टर इधर है, यानी ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली पोजीशन में है, ठीक है। और अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये पूरा घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये इसका स्टेबल पोजीशन है। तो कह रहा है कि मूव्स टुवर्ड्स राइट, तो मूव नहीं करेगा, अच्छा मूव करने वाली बात बतानी है केवल हमें, रोटेशन वाली बात नहीं बतानी है। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि पॉइंट ए और बी अगर हम बोलें तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो पॉइंट ए पे जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो राइट साइड में लगेगा, ठीक है ना, और पॉइंट बी पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा, ए साइड वाला फोर्स बड़ा है तो ये राइट साइड में सीधे सीधे मूव करेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ करेगा या लोअर की तरफ। तो देखो एनर्जी इस केस में कंजर्व होगी, टोटल एनर्जी, तो वैसे भी इसको रेस्ट से छोड़ा ये कहीं भी जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी ये जिधर भी जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इसकी डेफिनेटली कम होगी, ठीक है ना। तो इट विल मूव
टुवर्ड्स राइट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि ऑप्शन 3 वाला करेक्ट आएगा। 11th का 3 होगा। और देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में a convex lens of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 5 centimeter. Convex lens of focal length 20 and concave of 5 are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam is falling on A, leaves parallel beam B. ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन क्लास में ही करे हुए हैं। मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, ये क्लास में ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये HCV का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके ऊपर पैरेलल बीम आ रही है और हम चाहते हैं फाइनली भी पैरेलल जाए। तो देखो ये वाला जो लेंस है ये पैरेलल अगर निकालेगा तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आने वाली जो रेज हैं वो इस तरह की कन्वर्जिंग होनी चाहिए और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि हम जब इसको कन्वर्ज करेंगे तो इस तरह से हम कन्वर्ज करेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो। तो अब ये 5 सेंटीमीटर है और इसके हिसाब से ये 20 सेंटीमीटर है, वो इसका भी फोकस है। तब हम बोल सकते हैं कि जब इसके फोकस की तरफ कन्वर्ज होंगी तो ये फाइनली इधर पैरेलल निकल जाएंगे। तो एक्चुअली हमें डी निकालना है, तो डी की वैल्यू 20 - 5 यानी 15 सेंटीमीटर बनेगी। तो ऑप्शन 3 सही आएगा, 12 का 3rd वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं 13 में, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। तो एक काम करो, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ, अब तुमको कोई भी फॉर्मूला याद है उस फॉर्मूले से कन्वर्ट करना है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2gm/r। इसको कन्वर्ट कर लो डेंसिटी वाले फॉर्म में, क्योंकि डेंसिटी की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g/r, अलग कर लो और मास को लिख देंगे डेंसिटी इंटू 4/3 πr³। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, तो अगर मास डेंसिटी सेम है तो क्या ये VE r के प्रोपोर्शनल आ रही है? तो अगर रेडियस 4 टाइम्स हुई तो उस पे प्लैनेट पे वेलोसिटी भी 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 13 का आंसर 1 बनेगा। ठीक है, बढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में, a radioactive nuclei ZX से undergoes spontaneous decay। पहले ZX से Z-1b बन रहा है, फिर Z-1c, Z-3c बन रहा है और Z-2d बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे Z1 कम हुआ, यहाँ Z2 कम हुए और यहाँ भी Z1 बढ़ गया। यहाँ से 1 कम हुआ, यहाँ से 2 कम हुए और यहाँ 1 बढ़ गया। तो बताना है हमको कि क्या डिके हुआ होगा। तो देखो Z अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, +1 β 0। 2 Z कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्फा डिके हो रहा होगा। ठीक है, और फिर Z1 बढ़ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिके हो रहा होगा। तो इसके हिसाब से आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 15 में कह रहा है, स्क्रू गॉज गिव्स फॉलोइंग रीडिंग when used to measure the diameter of a wire। मेन स्केल रीडिंग 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 है। given that 1 mm of main scale corresponds to 100 divisions on circular scale, the diameter of the, ये तो ऐसे ही धीरे धीरे दिख रहा है आंसर। लीस्ट काउंट निकालोगे तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आएगी 1/100, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, और रीडिंग 52 है तो रीडिंग की वैल्यू में लोग लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग 0 ही है, खाली सर्कुलर स्केल रीडिंग है, तो 50 × 0.01, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.52 mm में आएगी। अब आधे लोग तो इसी में गड़बड़ कर गए होंगे, 0.52 mm आएगी तो ये 0.052 सेंटीमीटर बनेगा, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा। 15 का 1 होगा। आगे बढ़ते जाओ। अब देखो कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो पूरे साल बताया ही जाता है। ठीक है ना, अभी कॉन्सेप्ट समझने का टाइम तो है नहीं, आपको देखना है क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। An inductor of inductance L, capacitor capacitance C, resistor of resistance R
आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स एज शोन, ठीक है। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों कनेक्टेड है, एसी सोर्स है। पोटेंशियल डिफरेंस L, C और R के दिए हुए हैं, 40 10 40 सामने बने भी हुए हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज दिस, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा हुआ है। तो देखो अगर हमें ये जो वोल्टेज दिए हुए हैं ना, ये कौन से वोल्टेज दिए हुए हैं, एसी सोर्स ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब इनके आरएमएस वैल्यू वगैरह दिए होंगे, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यूज दी हुई हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें वी आर स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर एंड प्लस वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू देखो तो 50 वोल्ट आ जा रही है। अब वी नॉट 50 वोल्ट आ गया, करंट की वैल्यू दी हुई है 10√2 एम्पियर। तो यहां से इंपीडेंस Z की वैल्यू हो जाएगी V नॉट अपॉन आई। तो अगर हम इसमें 50 अपॉन 10√2 करते हैं तो ये 5/√2 ओम आंसर आएगा। अच्छा एक चीज इसमें और चेक कर लें, ऐसा तो नहीं इन्होंने इसको RMS लिया हो, तो एवरेज तो पीक वैल्यू इसका √2 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर से पढ़ लेते हैं। सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, potential difference L, C and R is 40 10 and 40। अब देखो ये तो कंफ्यूजन हो ही गया, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली जब आप बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो इनको हमें आरएमएस वैल्यू लेना है। अब अगर हम इनको आरएमएस वैल्यू लेंगे तो पीक वैल्यू 50√2 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि वो क्या आंसर सही देते हैं। तो इसमें 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, करंट एम्पलीट्यूड गिवन है, तो हम मेरे हिसाब से फिर 5 आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कंफ्यूजन तो है ही है, निकाला मैंने 3 है, आंसर बोल रहा हूँ 1 होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है कि ये आरएमएस करंट होनी चाहिए, आरएमएस वोल्टेज होने चाहिए। आरएमएस को पीक में बदलेंगे तो √2 मल्टीप्लाई और होगा, तो ये 50√2 हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा सीधे सीधे, ठीक है ना। नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। A particle is released from the height s from the surface of Earth at a certain height. Its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of Earth and the speed of particle at that instant are respectively. तो देखो s हाइट से अगर छोड़ा है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी 1/4 होगी, काइनेटिक एनर्जी 3/4 होगी, और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 s/4 पे होगी। वैसे भी 3 ऑप्शन s/4 के हैं, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची, स्पीड निकालनी है ना बेसिकली। तो 3s/4 अगर ट्रैवल होगा कोई पार्टिकल तो उसकी स्पीड हो जाएगी √2g, h की जगह 3s/4 लिख देंगे, तो ये देख लो कितना बचेगा। तो ये यहाँ से 2gh, 3s/4 वो ट्रैवल कर चुका है, s/4 हाइट पे वो है, क्या क्या चाहिए, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट। ये आंसर तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। √2gh, s हाइट से रिलीज कर रहे हैं तो 3s/4 का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ये क्वेश्चन लगता है कुछ नहीं, नहीं सही है, मैं कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा। √3gs/2 आ तो रहा है, √3gs/2, 2 रूट के अंदर है, यानी कि ऑप्शन 1 सही आएगा। तो 17 का 1 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। पेपर पता नहीं, फिजिक्स का तो मुझे ठीक ही ठीक लग रहा है, नथिंग अनयूजुअल। 18th क्वेश्चन में अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, Sn be the distance traveled in n-1 to n, देन द रेशियो। अरे ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब Sn अगर निकालना है, n-1 से n के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको लिखते हैं ½ a
2n-1, और अगर हम n+1 लिखेंगे तो n की जगह n+1 लिख दो, तो ये हो जाएगा हाफ a 2n+1। अब इनका रेशियो बोलेंगे तो 2n-1 अपॉन 2n+1, तो 18 का आंसर 3 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 19 में the half-life of a radioactive nuclide is 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hours would be. तो देखो हाफ लाइफ 100 आवर्स है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, ये बढ़िया क्वेश्चन है कैलकुलेशन बचाने के लिए। देखो क्या करो, देखो अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि 100 आवर्स में 1/2 टाइम्स हो जाता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 50 आवर्स में जो है ये 1/√2 टाइम्स हो रहा होगा, तभी नेक्स्ट 50 आवर्स में और 1/√2 टाइम्स हो जा रहा है। तो 150 आवर्स में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 1/2√2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, जो भी स्टूडेंट है उसने कर लिया सही है वाला, थर्ड ऑप्शन सही है इसका, 19 का 3। और बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का लिखना, तो ये तो शॉर्ट हो गया और ये C और C 2C हो गए, गलत हो गया, आंसर इसका 3 आएगा। ये वाला शॉर्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल वायर से कनेक्टेड है सीधा सीधा। नेक्स्ट और 21, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन that consist of 4 wires of equal length, equal area, effective resistance of a parallel connection that consist of 4 wires, equal length, equal area of cross section, equal area of cross section and same material is 0.25. What will be the effective resistance if they are connected in series? अरे कहानी बहुत ज्यादा लिखी है, 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए तो 0.25 है, यानी हर एक 1 रहा होगा, और उन 1 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, आंसर 1 बन जाएगा, 21 का 1। क्वेश्चंस को करने के लिए ना फिजिक्स को थोड़ा अलग अंदाज में समझना पड़ेगा, ठीक है ना, है तो बहुत ही आसान, बट ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि ऐसा भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रैक्टिस सेम टाइप के क्वेश्चन की बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 में, a nucleus with mass number 240 breaks into 2 fragments each of mass 120, ठीक है। the binding energy per nucleon of the unfragmented nuclei is 7.6 while that of the fragments is 8.5, then the total gain in the binding energy in the process, तो हम लोग बोलते हैं Q value is the energy released and Q value is binding energy of products minus binding energy of रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 120 के 2 है, तो 120 इंटू 2 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, तो एक्चुअली इसमें से 240 कॉमन ले लें तो 8.5 माइनस 7.6 0.9 आ जाएगा। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, ये काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा है, 24 इंटू 9 तो 6, 3 और 216, 216 MeV। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट बिना वैल्यू के इन्होंने पूछ लिया, चेंज किए। 22 का 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरेटिकल है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज द होल कॉन्सेंट्रेशन इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ द एटम, एन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, मतलब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग है, पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग है, बस ये कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में अप्लाई किया है। तो जरा कंपेयर द करंट्स इन देम, तो नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप, करंट ओनली फ्लो इन एन टाइप, करंट इन एन टाइप इज इक्वल टू करंट इन पी टाइप, करंट इन पी टाइप इज इक्वल टू करंट इन एन टाइप। ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन अन टाइप सेमीकंडक्टर इज दैट एज द सेम, ऑब्वियसली दोनों कनेक्टेड नहीं है। अच्छा करंट, ठीक है, ये मोबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन होल्स की कंडक्टिविटी इन पी टाइप कंडक्ट सेमीकंडक्टर्स, तो उसी को ये कंपैरेटिवली बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में ज्यादा कंडक्टिविटी बनेगी, यानी फोर्थ आंसर इसका सही बनेगा, करेक्ट। 23 का आंसर 4 हो जाएगा और इसका रीजन होगा मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी
n type is greater than that of holes in n type. अरे मैं काहे इतना लिख रहा हूँ, in p type. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा पेपर है। नहीं, पेपर के टाइम में तो पेपर सॉल्व करना डिफिकल्ट है, जो बच्चे दे रहे हैं तो। 24 में द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength this when delivers the power of this। अरे तो सीधा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, या इसको लिख सकते हैं p लैम्डा अपॉन hc। अच्छा, पावर ही निकालना है तो p की जगह है 3.3 10⁻³ लैम्डा की जगह लिखेंगे 6 इंटू 10 पावर, अब मैं कैलकुलेशन भी करता जा रहा हूँ साथ ही साथ, -9 है तो -7 हो जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई hc, h हो जाएगा 6.6 10⁻34 और c हो गया 3 इंटू 10⁸। अब अप्रोक्सीमेटली देखें तो 3.3 और ये यहाँ 3/6 बचेगा और ये 6/3 बचेगा, ये सब कैंसिल हो गए। अब ये 7 और 3 10 हो गए और ये 34 और 8 26 हो गए, तो क्या बचा? कैलकुलेशन मेरा बहुत खराब है, 10⁻10 अपॉन 10⁻26, तो 10⁻16 आ रहा है ये सीधे सीधे। तो भाई फोर्थ आंसर सही आ रहा है, 24 का फोर्थ। 25 में कह रहा है अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r कैरीज अ करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। अ थिक करंट carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to the cable with the distance r from the axis। ये भी सीधा फॉर्मूला थ्योरी वाला क्वेश्चन है। थिक करंट इज फ्लोइंग, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट रहता है, फिर 1/r की प्रोपोर्शनल होता है। क्या गलती कर गई? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, फोर्थ आंसर है। 24 का आंसर 4 है। 26 में आते हैं, 25 कहाँ गया? 25 का आंसर 4 है, सॉरी, ठीक। ठीक, 26 में आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with the glycerine becomes constant after some time if the density is this then the viscous force acting on the ball will be। अब देखो सीधी बात है, डेंसिटी और विस्कस फोर्स, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन एंड द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल। तो देखो विस्कस फोर्स, अच्छा डेंसिटी, ग्लिसरीन की डेंसिटी d/2 है, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं, देखो कैपिटल mg उस पे नीचे लग रहा है, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी अगर d है और ग्लिसरीन की डेंसिटी d/2 है, तो विस्कस फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, तो इस पे इफेक्टिव बॉइंट फोर्स अगर निकालेंगे तो बॉइंट फोर्स इस पे ऊपर आ रहा है। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू देखो mg में हम लोग लिखेंगे 4/3 πr³ इंटू डी, सॉरी इंटू डी, और एफ में लिखेंगे 4/3 πr³ इंटू d/2, यानी एफ एक तरह से mg/2 है, तो बचा हुआ mg/2 ये विस्कस फोर्स होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हो गया क्वेश्चन, mg/2, 26 का 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी 27 में मुझे जो है जगह बनाने में भी टाइम जा रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना, देखो ये तो 90 डिग्री है, तो ये सीधा अंदर ही जाएगी ना। अगर ये सीधे अंदर जाएगी और यहाँ पे ये इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे इसका इंसिडेंट एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर 30 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है, 30 से ही बनाया ना, ये 60 है, ये 60 है, ये 30 आएगा, ठीक है। तो साइन 30 है 1/2, चेक करना पड़ेगा TIR तो नहीं हो रहा है। साइन 30 है 1/2 और साइन IC है 1/√3। तो इसका मतलब है कि जो 1/√3 है वो 1/2 से बड़ा है, छोटा क्यों होगा? तो इसका मतलब है
30 डिग्री पे इमर्जेंस होगा, इमर्जेंस एंगल निकालना है हमको, ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये बन जाएगा √3 इंटू साइन 30, ये सब करना नहीं था, डायरेक्ट कर देते, इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अब यहाँ साइन ई √3/2 आ रहा है, यानी ई की वैल्यू 60 डिग्री हो गई आंसर। ये भी गलत कर दिया इसने, 2 है, 27 का 2। नेक्स्ट आओ 28 में, यानी व्हाइट स्पेस बनाने में बहुत टाइम जा रहा है। 28 में कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज V गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वुड बी देन। तो सीधा ही क्वेश्चन है भाई, करंट एसी सोर्स से कनेक्ट है अगर, तो करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर I इज इक्वल टू V0 अपॉन XC एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। कैपेसिटर, C फॉर कैपेसिटर एंड C फॉर करंट लीडिंग, तो करंट इसमें π/2 से लीड करती है, तो जब ओमेगा टी प्लस π/2 करेंगे तो ये कॉस बन जाएगा, तो ये V0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ऑप्शन 2 28(2). 29 force, acceleration and time are fundamental than the dimension of energy. Force, acceleration and time, अरे ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। देखो एनर्जी का डायमेंशन पूछा है, और एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फोर्स तो F है, अब एक्सीलरेशन होता है LT-2 और ये होता है T, तो अगर T² मल्टीप्लाई कर दें A में तो L बचेगा, तो भाई तो हो जाएगा AT², FAT² आंसर हो गया, FAT², थर्ड ऑप्शन। 29 का 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 में, in a potentiometer circuit of cell of EMF 1.5 gives balance point at 36 if another cell of 2.5 replaces the first cell, then at what length the balance point occurs। अरे तो सीधा सीधा है भाई, 1.5 में 1.5 अगर 36 पे आ रहा है तो 2.5 कहाँ आएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा यार, 1.5 सॉरी 36 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1.5 और इंटू 2.5, क्यों भाई, तो ये 5 3 और ये हो गया 12, तो ये 60 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ज्यादा होगा ये तो पता ही था, 30 का आंसर 2। 31 a spring is stretched by 5 centimeter by a force of 10 Newton. The time period of oscillation when the mass 2 kg is suspended from it. तो 2 kg मास का मतलब है 20 न्यूटन, अरे यार 2 kg मास का मतलब है 20 न्यूटन, ठीक है। और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन एक्सटेंशन 0.05, तो ये आया 200, तो टाइम पीरियड का मतलब हो जाएगा 2π√m/k, 2/k, तो ये तो हमारा π/1/10, π/5 आ रहा है, π/5 कितना होगा भाई, π/5 3.14 डिवाइडेड बाई 5, मुझे लगता है 0.628 सेकेंड होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा, 31 का फर्स्ट करेक्ट है, 0.628। नेक्स्ट देखो 32, बहुत सारे क्वेश्चन है। For a plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combination gives correct possible directions of electric field and magnetic field। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर वेव x डायरेक्शन में जा रही है, यानी वेव जा रही है i कैप डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो प्रोपोगेशन डायरेक्शन जो है वो ई वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमको आई मिल जाए, ये है सीधा सीधा। तो ये बात तो पक्की है कि ये वाई जेड प्लेन में होने चाहिए, अब वही चेक कर लेते हैं। तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, -j + k -j + k ऐसा नहीं हो सकता है, परपेंडिकुलर होने चाहिए, -j + k और -j - k,
बड़ा कंफ्यूजन टाइप के है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये अपोजिट है, तो 3 आंसर होगा, बस हटाओ। 32 का आंसर 3 होगा, निकाल के देख लो क्रॉस प्रोडक्ट इनका। अच्छा मैंने कैसे कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, ये दोनों भी नहीं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, और ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो बस यही बचा। पैरेलल तो नहीं होंगे ना, परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों, परपेंडिकुलर वेक्टर ये दोनों हैं, बस एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, a cup of coffee cools from 90 to 80 in T minutes when the room temperature is 20. The time taken by similar cup of coffee to cool from 80 to 60 in the at a room temperature same at 20 degree Celsius. ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा। 10 degree Celsius in T minutes, room temperature is 20। देख रहा हूँ कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो 80 से 60, ये तो पक्का है ज्यादा टाइम लगेगा, बल्कि 2T से ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे मैं बताऊं तो आंसर मुझे मिल गया है भाई, देखो है क्या, 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होने में T टाइम लग रहा है, नीट में यही खास बात है। तो 20 डिग्री सेल्सियस में 2T तो डेफिनेटली है। अब क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती है ना, ज्यादा टाइम लेती है, तो आंसर 2T से ज्यादा होना चाहिए। सॉल्व नहीं करना है मुझे, 3 आंसर आएगा। और अगर सॉल्व करना है तो ये रहा फॉर्मूला, T1 minus T2 upon time taken is equal to constant K times T1 plus T2 upon 2 minus TS। इसमें धर के सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। T1 से T2 टेम्परेचर हो रहा है, TS सराउंडिंग है, दो इक्वेशन बनेंगे, डिवाइड करेंगे तब पहुंचोगे। बट क्वेश्चन बनाने वाला ही चाहता ही नहीं है कि तुम सॉल्व करो इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 34 में, an electromagnetic wave of lambda is incident on a photosensitive surface। देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, आईआईटी का ही है। m mass of photoelectron emitted from the surface is a de Broglie wavelength lambda d, then सॉल्व करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो देखो hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू निगलिजिबल वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन तो 0 हो गया, फाई 0 हो गया, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर इस काइनेटिक एनर्जी को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से लिखें तो ये होगी h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी ब्रोगली स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। हो गया, लैम्डा निकालना है, लैम्डा डी निकालना है। लैम्डा डी स्क्वायर है एक तरफ, लैम्डा एक तरफ है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, एक एच कैंसिल कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू 2mc अपॉन h और इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, 2mc अपॉन h इंटू लैम्डा डी स्क्वायर। तो आंसर इसमें फोर्थ वाला करेक्ट है, 34 का फोर्थ। आगे बढ़ो। Water falls from a height 60 meter at a rate 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? Losses, अरे तो 15 kg per second है, mgh करना है पोटेंशियल एनर्जी, तो 15 kg इंटू g इंटू h कितना बनाइए, तो ये हो गया 15 इंटू 6 90 एंड 00। अब इसका 10% लॉस है, तो पावर जनरेटेड हो जाएगा इसका 90%, यानी 90,000 का 90%, तो ये आ जाएगा 8100 वॉट में, तो 8.1 किलो वॉट हो गया। 35 का आंसर 3 सही है। सेक्शन बी में आ गए हम लोग। अरे वाह। नेक्स्ट 36 में 27 ड्रॉप्स कंबाइन, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज कंबाइन, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप? अब ये सब जो है नीट वाले बच्चे फटाफट कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें स्टैंडर्ड में बोल दी जाती याद, बट मुझे नहीं, मैं इसमें शायद नहीं कर पाऊंगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 220 वोल्ट ईच। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि के क्यू बाई स्मॉल आर, स्मॉल क्यू लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो हर एक ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा 220 इंटू आर। चलो ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। और जब बिगर ड्रॉप बनेगा तो 27
27 into 4/3 pi small r cube is equal to 4/3 pi कैपिटल R क्यूब। तो कैपिटल R की वैल्यू 3 टाइम्स R हो गई, और चार्ज की वैल्यू 27 है तो 27 टाइम्स 220 इंटू R हो गई। तो पोटेंशियल की वैल्यू K क्यूब बाई R, हाँ तो ये 9 आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है भाई, 9 इंटू 220, तो 0 8 1 और 19 1980 आ रहा है भाई। तो इसका आंसर ए करेक्ट आएगा, 36 का 1। नेक्स्ट आओ 37 में a point object is placed at a distance 60 centimeter from a convex lens of focal length 30 centimeter। इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। If a plane mirror is put perpendicular to the principal axis, image would be formed at a distance। तो देखो अगर ये 30 है तो इसका इमेज, मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका पहला इमेज जो है यहाँ से I1 बनेगा इधर से 20 सेंटीमीटर पे फोकस पे, लेकिन मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा तो मिरर इसकी इमेज यहाँ बनाएगा आगे 20 सेंटीमीटर पे, वो भी रियल इमेज। ठीक है, तो इस लेंस के लिए फिर से सॉल्व करेंगे। U की वैल्यू -20, F की वैल्यू +30, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये फोकस के अंदर आ रहा है ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू -60 आ रही है, माइनस का मतलब वर्चुअल इमेज है, और मिरर से 20 सेंटीमीटर पीछे, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस वुड बी वर्चुअल इमेज। मुझे तो यही आंसर दिख रहा है, चेक कर लेते हैं बाकी भी। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ना 60 फ्रॉम लेंस है, ठीक है 60 फ्रॉम लेंस आया ना निकल के, तो 20 बिहाइंड द मिरर हो गया। नेक्स्ट 38 में particle of mass m is projected with the velocity k times ve from the surface of earth, the maximum height above the, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पता नहीं पैकेज का ही है हमारे यहाँ पर। maximum height above the surface reached by the particle, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर, हाफ m k स्क्वायर ve स्क्वायर माइनस gm me अपॉन r is equal to minus of GMME upon RE plus H। ठीक है, मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा इसको, कोई और तरीका नहीं दिख रहा है फिलहाल। M कैंसिल हो गया, BE की वैल्यू रखें अगर BE स्क्वायर की, तो ये होता है 2GME अपॉन RE। तो GME अपॉन RE, GME अपॉन RE और GME अपॉन RE ऊपर कर दो, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई 2 से 2 कट गया, तो ये बना k स्क्वायर -1, k स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ RE अपॉन RE प्लस H। तो इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन k स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 माइनस H बाई RE। अरे यार बड़ा, H बाई RE इज इक्वल टू -1 k स्क्वायर -1, ये माइनस k स्क्वायर +1 -1 अपॉन k स्क्वायर -1। चलो बड़ा कैलकुलेशन हो गया, H इज इक्वल टू माइनस, नहीं आना चाहिए, k स्क्वायर आ रहा है, k स्क्वायर इंटू RE अपॉन k स्क्वायर -1। अच्छा नहीं ठीक है, माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो ये ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है 38 का। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला हो गया फिर थोड़ा सा, ठीक है ना। करना तो एनर्जी कंजर्वेशन ही था, इनिशियल एनर्जी को हमने h हाइट की एनर्जी के इक्वल कर दिया है। एक तरीका इसका हो सकता था करने का, उस तरीके में 2 आंसर मैच कर जाते, ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट आंसर निकल के आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है इसमें। नेक्स्ट देखिए 39 में इन द प्रोडक्ट F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, B की वैल्यू डाल दी है, Q की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू है, F की वैल्यू, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर B। तो इसको यार सॉल्व ही करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इसका,
फोर्स की वैल्यू दी हुई है 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। और v क्रॉस b, q का वैल्यू 1 है, दिस इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं जल्दी आएगा, i j k, v की वैल्यू लिखेंगे अगर तो 2 4 और 6, b की वैल्यू लिखेंगे तो b b एंड b नॉट। ऐसा क्यों लिखा है b b b नॉट? अच्छा, दो बराबर है एक अलग है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई कैप इंटू, देखो ध्यान से, 4b नॉट माइनस 6b माइनस j कैप, तो 2b नॉट माइनस 4b प्लस k कैप 2b माइनस 4b। ठीक है, तो इसी को पकड़ते हैं। k कैप की वैल्यू आ रही है 2b माइनस 2b की वैल्यू आ रही है 12, तो b की वैल्यू 6 हो गई, और 4b नॉट माइनस 6 यानी 36, ये 4 हो गया, तो 4b नॉट की वैल्यू 40, तो b नॉट की वैल्यू 10 हो गई। यानी फाइनली निकल के आया ये 6i कैप, 6j कैप और 10k कैप। 10 आ रहा है, 10 का तो ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ की है, 36 प्लस किया, ये 10 आ रहा है। फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार, 4b माइनस 6b, आई कैप का लिखा बी 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 नॉट, 2 4 6 लिखा, 4 माइनस 20 एंड 12, ठीक है। तो आई कैप में लिखा मैंने 4b नॉट माइनस 6b, सही है। जे कैप में लिखा मैंने 2b नॉट माइनस 6b, बिल्कुल कर दिया ना, 2b नॉट माइनस 6b, जे तो मैंने यूज ही नहीं किया। और के में लिखा मैंने 2b माइनस 4b, तो माइनस 2b के कैप, अरे b माइनस 6 आया है यार, माइनस 6, और b अगर माइनस 6 आया तो ये प्लस 36 हो जाएगा, प्लस 36 जब उधर जाएगा तो माइनस 32 बचेगा, तो b की वैल्यू माइनस 8 आएगी, तो माइनस 8 माइनस 6 और माइनस 8, थर्ड आंसर सही है, ठीक है। तो 39 का आंसर 3 सही हो गया। एक आध क्वेश्चन ऐसे फंस जाए पेपर में तो वही दिमाग खराब हो जाता है, क्वेश्चन बेकार बट कैलकुलेशन की वजह से प्रॉब्लम। हाँ, 40 में टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स R1 R2 आर प्लेस्ड इन द प्लेन, सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। ठीक है, इफ R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली लोगों ने लिख लिया होगा, R1 नीचे आएगा और R2 ऊपर आएगा, तो M की वैल्यू बनेगी सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू भाई R2 स्क्वायर, छोटे वाले का रेडियस, छोटे वाले का एरिया आएगा और बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में R1 नीचे आता है, तो ये डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, 40 में 1। नेक्स्ट आगे आओ, फोर्टी वन में, for the given circuit the input digital signals are applied at the terminal A B and C, what would be the output at terminal Y? आउटपुट एट टर्मिनल Y, अच्छा, ये भी बड़ा गंदा टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा चलो देखते हैं इसमें, एक तरीका इसका और है सॉल्व करने का, जरा उससे देखें, पहले ट्राई कर लेते हैं। ये सपोज A है, ये B है, ये B है और ये C है, तो ये आएगा A इंटू बी और ये आएगा B इंटू सी बार, नहीं करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बार, ये आ रहा है, नहीं सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब इसमें एक काम करो, ए बी और वाई ऐसे कर लेते हैं, तो अगर ए और बी 0 0 हैं, तो अगर ए और बी 0 0 हैं तो ये भी 0 रहेगा, ठीक है, और सी भी 0 अगर ले लें, ए बी एंड सी, और ये हो गया वाई, तो अगर सी भी 0 लेते हैं तो ये 0 0 यहाँ 0 आया था, इन दोनों को 0 0 लेंगे तो ये 1 आएगा, और 0 और 1 इसमें जाएगा तो ये 1 आएगा, तो इसका मतलब इसमें 1 बनना चाहिए। तो ए और बी और सी तीनों 0 हैं कहीं, ये देखो तीनों 0 तो कहीं नहीं है यार, बेकार ही चेक किया, 2 0 हैं और एक 1 है, तो हमें ये एक 1 चेक करना चाहिए, एक दो बार करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो अगर ये 0 है और ये 1 है,
तो भी ये 1 आएगा, नैंड गेट है और ये 0 था, 0 और 1 इसमें जाएगा तो ये 1 आएगा, तो y जो है वो 1 होना चाहिए। तो y की शुरुआत 1 से होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन इसमें से या तो 3 होगा या 4 होगा, एक और चेक करना है बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले वाले में देखो तो A1 है, B0 है, C1 है, A1 B0 C1। तो देखो A1 है, B0 है, तो ये 0 आएगा, B0 है और C1 है, तो ये 1 आएगा, तो ये फिर से 1 आएगा, यानी ये भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब फिर से 1 आ रहा है, तो ऑप्शन इसका 3 वाला करेक्ट आ रहा है बस, मुझे लगता है इट इज ऑलवेज 1। 41 का 41 का आंसर 3। चेक कर लें क्या एक और? कर लेते हैं चलो। मान लो ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, 0 1 0। देखो ध्यान से, तो अगर ए और बी 0 और 1 है तो ये 0 हो गया, और ये अगर 1 और 0 है तो ये 1 हो गया, तो ये फिर से 1 आ जा रहा है, परफेक्ट। इसका मतलब वो ऑलवेज 1 है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। फोर्टी टू में, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, 1 घंटा हो गया। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, an arc corresponding to 90 degree is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of ring and perpendicular to the plane of ring is k times. तो सीधा ही है, 1/4 हटा दिया है ना, तो 3/4 बचेगा। हो गया क्वेश्चन, इज रिमूव्ड, रिमेनिंग का पूछा है, अरे बाप रे, तो सीधा सीधा है। 42 का आंसर 2। फिर से पढ़ लो, द सेंटर, आसान क्वेश्चन 2 बार पढ़ लो। सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग इज के टाइम्स एम आर स्क्वायर। हाँ, तो पहले एम आर स्क्वायर था, 1/4 हटा दिए तो 3/4 एम आर स्क्वायर बचा। ठीक, ओके। नेक्स्ट ऑफ 43 में, 43 में, three resistors having resistance R1, R2, R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3 upon I1, I3 upon I1 का रेशियो बताना है हमको। तो I3 upon I1 के रेशियो में शॉर्टकट ढूंढना हो कोई, सही बात है। देखो I1 जब डिवाइड होगा तो I3 को हम लोग लिखेंगे I1 इंटू रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो, यानी R2 अपॉन R2 प्लस R3 हो गया। तो I3 अपॉन I1 की वैल्यू हो जाएगी R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2 प्लस R3, तो आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा, 43 का 3। और आओ 44, 44 में a car starts 44 में a car starts from rest and accelerate at 5. At 4 a ball is dropped out of the window and the person said what is the velocity and acceleration of ball at t equal to 6 सेकेंड। तो देखो एक्सीलरेशन तो बॉल का 10 ही होगा। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, एक्सीलरेशन तो बॉल का 10 ही होगा, हवा में आने के बाद बॉल का एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड, वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई और 10 का ऑप्शन नहीं। 44 का आंसर 1। आगे बढ़ो। 45 में a step down transformer connected to an AC mains of supply 220 volt is made to operate at 11 volt 11 step down transformer connected to a 220 को हमें 11 वोल्ट में करना है। ठीक है, इग्नोरिंग पावर लॉस व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट, ये भी फॉर्मूला है सीधे सीधे, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो आई की वैल्यू हो गई 44 अपॉन 220, तो 44 अपॉन 220 ये हो गया 2 और हो गया 0.2, तो ऑप्शन इसमें 2 करेक्ट है। 45 का 2 करेक्ट हो गया। आगे आते जाओ 46 में,
46 में इधर ही सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी जगह में. A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball. Impulse की वैल्यू वेलोसिटी लिखेंगे 10 मीटर से अगर गिर रही है तो अंडर रूट ऑफ 2g/h. वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 200 और इम्पल्स की वैल्यू हो जाएगी 2mv. तो 2m की जगह 0.15 और v की जगह है 10√2. तो 10 का मतलब हो गया 1.5 और 2 3√2 आंसर होगा. 3√2 निकालना पड़ेगा. 3 × 1.414 42 यानी 4.2 के आसपास आएगा. आंसर इसका 3 करेक्ट है. 46 का थर्ड वाला. नेक्स्ट आओ 47. में and series LCR circuit containing 5 mm from microfarad connected with 230 variable frequency. Aggregate the power transfer to circuit is half of the power are likely to be. The angular frequencies of the source at which power transferred to the circuit is half the power at resonant angular frequencies are likely to be. ये अच्छा क्वेश्चन है. देखो ये जो पीक बनता है उसमें ये भी बात पढ़ाई जाती है डायरेक्टली. तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है कि ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज जिसपे पावर लॉस मैक्सिमम का हाफ हो, ω1 ω2, और इसी से हम लोग वो भी निकालते हैं. ω1 है, ये ω2 है, ये ω0 है. तो अब इसमें कैलकुलेशन तो नहीं करना है. देखो कैलकुलेशन से पहले बताना है. तो ये विड्थ हो जाती है बैंड विड्थ. तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये और ये वैल्यू बराबर ही है और इनका जो डिफरेंस होगा ω2 माइनस ω1 वो हम निकाल सकते हैं. ω0 L/R भाई क्यू फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर होता है ω0 L/R. तो ω2 माइनस ω1 की वैल्यू R/L होती है डिफरेंस. तो ये निकालो R कितना है 40 और L कितना है 5 यानी डिफरेंस 8 का होना चाहिए. तो डिफरेंस 8 का किस में है? तो डिफरेंस 8 का फोर्थ वाले ऑप्शन में है. 47 का आंसर 4 बनेगा. 48 में a uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 balance the wedge is 40 centimeter. मार्क पे बैलेंस कर रहा है. ठीक है. and a mass of 2 kg suspended from the rod 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod 160 centimeter. तो find the value of the rod is in equilibrium. अरे तो सिंपल सही है. सीधा सीधा अगेन रॉड का फलक्रम 40 पे है, रॉड का खुद का वेट भी है, ये ध्यान रखना. तो ऐसे देखो मैं लिख रहा हूँ बैलेंसिंग इक्वेशन. 2 kg का मतलब हो गया 2 × 20 सेंटीमीटर इक्वल टू m इंटू, अब ये 160 पे है तो 40 से 160 का डिस्टेंस हो गया 120 एंड प्लस रॉड का वेट है 500 ग्राम यानी 0.5 kg और जो रॉड का मास होगा वो 100 पे होगा यानी यहाँ से 60 पे होगा. तो ये वैल्यू हो गई 0.5 × 60. ये हुआ 40 इक्वल टू m × 120 एंड प्लस 30. तो m इक्वल टू 10/120 यानी 1/12 kg. आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 48 फर्स्ट. नेक्स्ट आते हैं 49 पे. Particles moving in a circle of radius r with uniform speed takes time to control. Particle is projected with the same speed at an angle theta with the horizontal. The maximum range attained by it, the maximum height attained by it is equal to 4r. ये क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया. एक सेकेंड कनेक्ट फिर से. देखो इसमें कह रहा है a particle moving in a circle of radius r with uniform speed takes t time to complete the one revolution. If this particle is projected with the same speed at an angle theta with the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r. Then the angle of projection is okay. तो सॉल्व करना पड़ेगा. t टाइम कंप्लीट कर रहा है तो t को लिख देते हैं 2πr/v. तो v तो हमको मिल गया 2πr/t. इसके बाद कह रहा है मैक्सिमम हाइट जो है इट इज 4 टाइम्स ऑफ r. तो मैक्सिमम हाइट बनेगी इसकी v² मतलब हो गया 4π² r² /t². v²
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज इक्वल टू 4r। तो इसमें से 4 और r, 4 और r दोनों कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से 2g टी स्क्वायर अपॉन 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो 49 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। A uniform conducting wire of length 12A and resistance R is bound up as a current carrying coil in the shape of equilateral triangle, square, magnetic dipole moment in the each case is respectively। तो देखो लेंथ अगर 12A है और हमने साइड A का ट्राइंगल बनाया है, तो 3A 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 3A, यानी इसमें 4 टर्न बनेंगे और इसमें 3 टर्न बनेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा करंट इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा √3a²/4 और इंटू 4, ये 1 का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा I√3a², I√3a²। तो ऑप्शन 2 हो गया। वैसे तो µ2 भी निकाल लेते हैं, करंट इंटू एरिया इंटू 3, तो ये भी आंसर मैच कर रहा है, तो 50 का आंसर 2 बन जाएगा। सो दैट्स ऑल द डिस्कशन। बहुत जल्दी डिस्कशन किया है, तो हो सकता है कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है भाई, ठीक है ना, उसके लिए कंसीडर कर लेना। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।